नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुर्जर आपका आरएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। अपन चर्चा कर रहे थे वर्ण विचार की। वर्ण विचार लेकर मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने। आप जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वो भी दोस्तों को लाभ मिल सके और इस क्लास का आनंद ले सके। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं हम वर्ण विचार पर। वर्ण विचार को हमने वर्ण विचार के अंदर जो भी जितने भी वर्ण आते हैं उन सबका वर्णों का अपने वर्गीकरण कर लिया था, यानी कि उनको स्वरों में, दूसरा व्यंजन और तीसरा जो था हमारे पास अयोगवा। इनमें हमने क्या किया था, इनको वर्णों को वर्गीकृत कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको वर्गीकृत करने के बाद में इन स्वरों को भी, व्यंजनों को भी, अयोगवाह को भी अलग अलग प्रकार से फिर से इनका उपभेद के रूप में वर्गीकृत कर चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको इसके बाद में अपन ने क्या किया था, अपन ने उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान, ये भी इसके आधार पर भी हमने क्या कर लिया था, वर्गीकरण कर लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो हमारे पास बचता है वो है हमारे पास यत्न के आधार पर, यत्न या प्रयत्न भी कहते हैं दोस्तों इसको, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि हम किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे इसको, यत्न के आधार पर, यानी कि प्रयत्न होता क्या है, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रयत्न होता क्या है। यानी कि हम क्या है, जो भी स्वर, व्यंजन, अयोगवा, जितने भी वर्ण हमारी वर्णमाला के अंदर, उन सबका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और उच्चारण करने के लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है, उन्हें उच्चारण करने के लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है, वो प्रयास ही दोस्तों क्या कहलाता है, यत्न कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यत्न होते कितने हैं और इनमें कौन कौन से वर्णों को शामिल किया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और आनंद ले सके वीडियो का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, यत्न यानी कि प्रयत्न। यानी कि ये होता है कि हम कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रयास करना पड़ेगा। प्रयत्न कह सकते हैं हम इसे, यत्न कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रयास। ठीक है दोस्तों, प्रयास यानी कि हम कोई भी वर्ण को या कोई भी भाषा को बोलते हैं, हम कोई भी शब्द को बोलेंगे तो उस शब्द को बोलने के लिए हमें एक प्रयास करना पड़ता है। कोई भी कार्य, उसको कोई से भी कार्य करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास जो किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसके कुछ प्रकार हैं। एक तो देखिए अघोष, दूसरा है सघोष, इसे सघोष को घोष भी कहते हैं। ये तो है घोष के आधार पर, घोष के आधार। और एक होता है सर दोस्तों प्राण के आधार, इसको वायु प्राण भी कहते हैं। यानी कि इसके आधार पर आएगा अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तो हम पढ़ेंगे घोष के आधार पर और एक पढ़ेंगे वायु प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यानी कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 प्रकार निकल के आ चुके हैं दोस्तों। कितने प्रकार आ चुके हैं दोस्तों, 4 प्रकार। देखिए दोस्तों, इनको अगर हम ऐसे ही इनके सामने वर्णों को लिखेंगे तो वर्ण याद ही नहीं रहेंगे हमें, कौन सा वर्ग आएगा, कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसमें से पहला ये क्या है, ए, तो इसके अंदर भी ए कहाँ है, यहाँ। दोनों ए को निकालो, पहले क्या करो, दोनों ए को पहले बाहर निकालो। जैसे यहाँ से मैंने ले लिया अघोष, यानी कि इस ए वाले वर्ण को मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया। दूसरे वाले वायु प्राण के आधार पर भी क्या है, हमारे पास ए आ रहा है, उस ए को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यानी कि क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों के मैंने क्या किया, दोनों में से घोष के आधार वाले में से भी ए वाले वर्ण शब्द को मैंने ले लिया यहाँ पर, और वायु प्राण के आधार वाले में से भी ऐसे जो स्टार्ट हो रहा है उस वर्ण को मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ण है ये इनका विलोम शब्द है, यानी कि अघोष का विलोम शब्द क्या है, सघोष। यानी कि हम इसको घोष भी कहते हैं,
और इसका विलोम शब्द क्या हो गया, महाप्राण। देखिए इसका मतलब यानी अल्प यानी थोड़ा होता है, अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। यानी कि यहाँ पर हमें प्राण का मतलब, यहाँ पर क्या लिया था हमने, वायु से मतलब लिया था, वायु उसका अर्थ लिया है। तो यानी कि प्राण यानी कि प्रयास, और अल्प यानी थोड़ा, यानी कि थोड़ा सा प्रयास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर महा यानी महान, बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी तुलना में अधिक प्रयास करना पड़ता है हमें वर्ण को बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आवाज़ होती है वो क्या होती है, उच्चारित होने में जो ध्वनि निकलती है यहाँ पर कम निकलती है, यहाँ पर ज़्यादा निकलती है। वही जैसे इनमें कम हवा तो कम ध्वनि, यहाँ पर भी उसी प्रकार से कम ध्वनि, यहाँ पर ज़्यादा हवा यानी कि ज़्यादा ध्वनि, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ज़्यादा आवाज़ निकलती है यानी कि ज़्यादा ध्वनि निकलती है, प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। कुल मिला के यह है, हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी वर्ण को हम बोलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्पप्राण का मतलब कम प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा हमें कोई भी वर्ण को उच्चारित करते समय, और इनमें दोनों में कम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें कौन कौन से वर्ण इसके अंदर आएंगे। देखिए हमारे पास वर्णों को, हमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। हमने स्वर पढ़े थे पूरे 11। ठीक है दोस्तों, व्यंजन पढ़े थे हम पन्ने 33, अयोग वहाँ पढ़ा था 2। अगर आपको पता नहीं है कि कितने स्वर है, कितने व्यंजन हैं, अयोगवा कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। आपको पूरे के पूरे एक एक अलग अलग वर्ण को वर्गीकृत करके मैंने पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, अब इन्हीं 11 और 33, 2 अयोगवा, इन सबको ही इन चारों के अंदर वर्गीकृत करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले व्यंजनों की बात करता हूं मैं। इसमें क्या होता है, व्यंजनों में हमारे पास वर्ग बने हुए रहते हैं। क्या बने हुए रहते हैं, वर्ग बने हुए रहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास ये वर्ग है, इनमें क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और न। च, छ, ज, झ और ङ। ट, ठ, ड, ढ और न। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण आ चुके हैं दोस्तों। इन्हीं वर्णों को हमें क्या करना है, मैं एक ट्रिक से समझा रहा हूँ। ये गिनती लिखनी है 1, 2, इसको छोड़ के रखिए। अभी आप इस गिनती को 1, 2 लिख रहे हैं ना, इसकी जगह आप जोड़िए 12 हो चुके दोनों को। ठीक है दोस्तों, इसको या तो दुगना कर दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके सामने वाले पे लिख दीजिए, मतलब 24। मतलब समझ में आया। मतलब यह है कि यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण हमें लेना है, मतलब पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, मतलब ये वाले वर्ण हैं जो हमारे यहाँ पर लेने हैं हमें। ठीक है दोस्तों, 24 का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब है 2 नंबर कहाँ है, ये रहा, और 4 नंबर कहाँ है, ये रहा। मतलब 2 नंबर वाला ये और 4 नंबर वाला ये वर्ण यहाँ आएंगे दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ कि हमने क्या किया, 12 का मतलब 12 में 1 और 2। ठीक है, और यहां पर क्या कहा, 24 कर दिया, उसका डबल कर दिया। 24 का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर और 4 नंबर वाला यहां पर आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ट्रिक समझ में आई, यहां तक समझ में आया। यहां तक मैं वर्णों को भी लिख देता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा, क, ख, च, छ, ट, ठ और त, थ, प और फ। पहला दूसरा, यहाँ तक देखो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा आ चुका दोस्तों। यानी कि 1, 2 का मतलब है पहला दूसरा वर्ण। 24 का मतलब क्या हुआ था, दूसरा और पांचवा। यहाँ पर दूसरा कौन सा दोस्तों, ख, और ख के बाद में घ। ठीक है दोस्तों, फिर छ और झ और ठ और ड, फिर थ और ध, फिर फ और ब। सब में देखे दोस्तों, यहाँ पर दूसरा चौथा वर्ण है, यहाँ पर दूसरा चौथा वर्ण है,
यहाँ पर दूसरा चौथा वर्ण है, यहाँ पर दूसरा चौथा वर्ण है, यहाँ पर भी दूसरा चौथा वर्ण है। मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सामने आ चुका हमारे। 24 का मतलब समझ में आया? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। इसका पहला 1 2 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। समझ में आ गया? मतलब क्या किया हमने, 1 2, इधर क्या लिया 2 4, मतलब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डबल करके हमें क्या करना है, लिखना है। और वहाँ लिखते हैं हमें समझ में आ जाएगा कि जो पहला दूसरा यहाँ आ गया और दूसरा और चौथा यहाँ आ गया। मतलब समझ में आ गया दोस्तों? इसके बाद में दोस्तों अब आती है बात कि इनमें क्या आएंगे, क्या इनमें भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। इसमें 1 2 आ गया, बचे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है। 1 2 आ चुका है तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 4 और 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ 2 और 4 आ चुके हैं तो यहाँ पर 1 3 5 आ जाएगा दोस्तों। या फिर ऐसा कर लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ कंटिन्यू गिनती लिख दीजिए, मतलब लगातार एक सीक्वेंस क्रमांक लिख दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों। नीचे वाले में क्या करना है, हमें सम लेना है, विषम लेना है। यहाँ पर विषम और यहाँ पर सम संख्या लेनी है, यहाँ पर विषम और यहाँ पर हमें सम संख्या लेनी है। समझ में आया? यानी हमें क्या करना है, 2 ट्रिक मैंने आपको बता चुका हूँ। पहली ट्रिक यानी कि हमें क्या करना है, ए वाले वर्णों को दोनों को ऐसे स्टार्ट होने वाले शब्दों को सबसे पहले लिखना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, इसका विलोम शब्द यानी कि दूसरा बचा हुआ है उनको उनके बराबर में लिख देना है। यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो दोस्तों थंब का निशान करिए, थंब करिए, लाइक करिए। इसके बाद हमने क्या किया, अब ये तो आ गया हमारे विभाजित करने का तरीका। अब इसके बाद वर्णों को कैसे विभाजित करें वो भी ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको याद करने का तरीका दोस्तों 2 है। या तो उसे कच ट त पे, कचटता पे याद कर लो, या तो कचटता पे याद करो, या कु चू टू तू पू याद करो, कुचू टू तू पू। ये दोनों तरीके आपके लिए बहुत शॉर्ट रहेंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ग याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। आगे अब यानी कि हमें क्या किया, वर्णों को लिया, पहला दूसरा वर्ण इसमें आएगा। मैंने 2 ट्रिक बताई। पहली ट्रिक या 12 लिखो और 12 को डबल करके उसके विपरीत वाले में लिख दो। 12 लिखो, 12 को डबल करके या 2 से गुणा करके यहाँ लिख दो। पहला ट्रिक, बचे हुए को यहाँ, इधर से बचे हुए को यहाँ। या फिर क्या करो, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू गिनती लिख दो। पहले में तो ये हो गया। दूसरे में क्या करना है, यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ पर सम संख्या ले लो, यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या ले लो। यानी कि ये भी हमारे पास सामने आ चुका है कि ये भी क्या हो चुका है, ये भी हमारे पास प्रत्येक वर्ग का आ चुका। अब दोस्तों देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या है, प्रत्येक वर्ग के हैं, प्रत्येक वर्ग के हैं। मतलब एक एक वर्ग का पूरे यहाँ से कैसे लेके मैं तक के वर्ण हमारे आ चुके हैं। इसमें अघोष में सघोष में, हमें इन दोनों में भी तो करना है ना, इन दोनों में कर चुके। अब मुझे इसके बाद में किसमें और करना है, अल्पप्राण महाप्राण में करना। अल्पप्राण महाप्राण में कैसे किया मैंने, 3 1 2 3 4 5, मतलब प्रत्येक वर्ग। पहली लाइन है वो यहाँ, दूसरी लाइन है वो यहाँ, तीसरी लाइन है वो यहाँ, चौथी लाइन है वो यहाँ, पांचवी लाइन है वो यहाँ आ गई। यानी कि मेरे पास इनमें भी पूरे व्यंजन आ चुके, इनमें भी पूरे व्यंजन आ चुके हैं दोस्तों। समझ में आया? यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ चुका, पूरे व्यंजन आ चुके हैं। समझ में आ गया? और यहाँ भी पूरे व्यंजन आ चुके हैं। अब बात आती है कि व्यंजन ले लिए सर, हमारे पास और भी हैं, क्या है और, इसको ये होने के बाद में ये हो गए तो हमारे पास यही थोड़े थे, बस व्यंजनों के अंदर यही थोड़ी थे, व्यंजनों में और भी हैं। व्यंजनों में क्या है उसकी चर्चा करते हैं। व्यंजनों में हमारे पास और जो हैं वो है क्या,
अंतः स्थ। ये तो अभी पढ़े थे, वो तो क्या थे, स्पर्श थे दोस्तों, क्या थे, स्पर्श थे। अब उसके बाद अंतस्थ है, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा ऊष्मीय, ऊष्मीय या ऊष्म वर्ण। पहला हमने विभाजित वर्गीकृत कर चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये क्रम रख लो, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, ये क्रम रख लो, ठीक है। उसके बाद इसको दूसरे नंबर को हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो कुछ नहीं करना, पहले वाले को रोक दीजिए, यहाँ ले लीजिए, ठीक है, ये पहले वाले को रोक दीजिए, यहाँ ले लीजिए, दूसरे नंबर को यहाँ लिख लीजिए। यहाँ लिखने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये, व, र। सॉरी दोस्तों, इसका मैं संधि वाला क्रम बता दिया था आपको, अपने को हिंदी जो भाषा है उसी का क्रम बताना है। ये, र, ल, व, ये जो क्रम है वो मैंने यहाँ लिख दिया। 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, ऊष्मीय है। ऊष्मीय कौन सा आता है, स है, लेकिन मैं है को रखूँगा। अभी है को मैं इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, वो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये, र, ल, व आ चुका है, स आ चुका, यानी कि मेरे पास व्यंजनों की बात करूँ, अगर मैं व्यंजनों की बात करूँ तो व्यंजन स्पर्श आ चुके हैं, अंतस्थ आ चुके हैं, ऊष्मीय आ चुके, व्यंजन खत्म, ठीक है। अब आप बात करोगे सर ताड़जात, इसमें जो टैट है आया ना, यहाँ पर टैक यहाँ पर आया है, ये रहा ड, ठीक है, तो इन्हीं में आएगा वो, जैसे जैसे उसमें आया वहाँ पर, जहाँ यहाँ आया वहाँ पर, जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ वहाँ वो वर्ण आएंगे, वही उनके भी अल्पप्राण महाप्राण रहेंगे। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ लिख दिया, ऊपर क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही फिर चलेंगे, पहले तो मैं यहाँ वाले का डबल यहाँ करा था, अब ये नहीं करूँगा। अब इधर से यहाँ जो है उनको यहाँ ले जाओ, मतलब स भी लिख दो, स भी लिख दो और स भी लिख दो, ये तीनों को यहाँ ले जाओ और इनको यहाँ ले जाओ, यह भी लिख दो, र भी लिख दो, ल भी लिख दो और व भी लिख दो। मतलब समझ में आया, यहाँ वाले वर्ण थे उनको यहाँ लिख दो, यहाँ वाले वर्ण थे उनको यहाँ लिख दो, ठीक है। अब बात आती है सामने कि सर ये तो हमारे पास समझ में आ गया। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है तो आप थंब करिए। अब बात करते हैं आगे कि सर है को क्यों छुड़वाया था आपने, है को क्यों छुड़वाया था आपने, ठीक है। तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। उसका रीज़न ये बताया हूँ मैंने, है इसी के साथ आएगा, ऐसी बात नहीं है कोई अलग से नहीं आएगा, है इसी के साथ आएगा, लेकिन उसको छुड़वाने के पीछे जो रीज़न था वो देखिए। मैं है को यहाँ लिख देता हूँ, अलग ही लिख दिया। अब है को मैं यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, तो है भी इसके साथ यहाँ चला जाता और है जो वर्ण है वो यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, है आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यानी कि मैं ये कहूँ कि यहाँ लिख देता हूँ, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, समझ में आ गया। है को यहाँ आएगा, मतलब नीचे वाले में आ रहा है, मैंने नीचे भी क्रॉस कर दिया, मतलब महाप्राण में भी आ रहा है, लेकिन महाप्राण में यहाँ लिख देता तो उसके साथ वो यहाँ चला जाता जो यहाँ नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो इसकी इच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ भी आ चुका ये और इधर से यहाँ भी आ चुका, ठीक है दोस्तों। समझ में आया है का रीज़न, है नहीं लिखने का रीज़न, मतलब है यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, मतलब पीछे रहेगा, है पीछे रहेगा, यहाँ आ गया, ठीक है। अब चर्चा और कर लेता हूँ मैं, आपने तो पूछा ही नहीं लेकिन मैं पूछ लेता हूँ दोस्तों कि अपन ने एक स्वर तो आया ही नहीं अभी तक, एक भी, कि सर स्वर तो अभी तक एक भी नहीं आया, उनको कहाँ लोगे, उनको भी लेंगे दोस्तों। उनके लिए भी सबसे शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना, जो पीछे वाला बचा हुआ है इन्हीं के अंदर लिख दो स्वर, यानी कि वो भी कौन कौन से, सभी स्वर, पूरे के पूरे स्वर सिर्फ इसमें और इसमें ही आएंगे दोस्तों। किस किस में आएंगे, सगोश और महाप्राण में ही आएंगे, दोनों के दोनों।
इधर एक भी स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होते हैं तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनमें कोई बाधा नहीं आती, उनमें कोई विघ्न ही नहीं पड़ता, तो वो सरलता से बोल लिया जाता है। समझ में आया? यानी कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उन पर, दूसरी बात, उन्हें किसी जरूरत नहीं पड़ती, तो जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कम प्रयास में एक अकेली चीज़ होती है? वो कम प्रयास में आपके सामने में एक बोरी है, एक बोरी है, पूरी है, इसको कहूँ कि आप छत पे लेके जाइए, ये क्या है, एक बोरी है, इसको कह रहा हूँ कि आप छत पे लेके जाइए, पूरी को उठा के ले जाएंगे क्या? बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने क्या, मैंने क्या कहा, इसको 2 कट्टों में कर लो, अलग अलग हिस्सों में 2 में कर लो और फिर ले जाओ, आराम से ले जाओगे, 2 जगह करके ले जाओगे ना। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्ण आ रहे हैं ना, ये सब में स्वर मिले हुए हैं, 2 जगह हो जाते हैं ये, तो कम प्रयास है, क्योंकि ए अलग निकाल दो आराम से हो जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन इनमें पूरे के पूरे स्वर हैं, यानी कि महान प्रयास आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? ये आपको समझ आया? पहला अघोष, दूसरा सघोष, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, किसके आधार पर, यत्न यानी कि प्रयत्न के आधार पर, जो क्या होता है, प्रयास। हमें वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है या करना पड़ता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है हमारा, वही क्या कहलाता है, यत्न कहलाता है। ये वर्ण विचार का क्या था, एक प्रकार था। आप कहोगे सर आपने एक अयोग वाह बताया था, अयोग वाह बताया था, वो किस में आएगा? तो मैंने ये बताया था, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना या योग करना या जुड़ना कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वाह का मतलब जिस वहन करना, वहन। ठीक है, यानी कि इनका नहीं किसके साथ, व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते। तो इसमें तो पूरे व्यंजन आए ना, तो इनके साथ जुड़ने से रहे, और वो वैसे भी क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आपने LKG UKG प्रेप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि क ए आ ई ऊ और लास्ट में जाके के डबल बिंदी का पे जाके रुक जाते थे। किस में पढ़ते थे, स्वरों में। और सभी स्वर मैंने कहाँ बोले, इन दोनों में। अघोष या घोष कह सकते हैं, या सघोष कह सकते हैं, या महाप्राण कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं इसी टॉपिक। हमारे पास वर्णों का जो वर्गीकरण था, वर्णों का जो वर्गीकरण था वो क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। वो क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। और इस समाप्त होने के बाद में यानी कि हमारे पास वर्ण तो जो थे ना पूरे, वो तो हो चुके समाप्त, लेकिन इनमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं वर्णों के अंदर, कुछ अन्य विशेष वर्ण होते हैं जिनको हमें क्वेश्चन भी वहाँ से ज़्यादा बनता है, तो हम उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। कौन कौन से वर्ण हैं वो, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, इन सब पे अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कौन से अन्य विशेष तथ्य वर्ण विचार के अंदर, अन्य विशेष वर्ण तथ्य, यानी कि वर्णों का विशेष हम तथ्य हैं उनको पढ़ लेते हैं, कौन कौन से तथ्य हमारे पास है। देखिए हमने क्या पढ़ा, स्वर पढ़े। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, पहला पॉइंट ले लेता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपसे दोस्तों कि स्वर पढ़े। स्वर कितने होते हैं, 11। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से कमेंट में देना है कि अगर स्वर 11 है तो मात्रा कितनी है। 11 ही होगी, सही बात है ना? बताइए तो आप, सही बताइए। नहीं दोस्तों, मात्रा 10 ही होगी। क्यों होगी, देखिए आपको अब तक जितना कुछ पढ़ाया है, 100 ट्रिक पढ़ाई है, वो समझ में आया हो तो लाइक ठोक दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ए आ ई ऊ री ए आई
ओ और औ। ये हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। आपको मैं हर का एक का चिन्ह बताता हूँ। यहाँ से चलता हूँ पीछे से। इसका चिन्ह क्या है हमारे पास दोस्तों? ये चिन्ह है। इसका क्या चिन्ह है दोस्तों? इसका चिन्ह हमारे पास है ये वाला। इसका ये, इसका सिंगल है यानी एक मात्रा। इसका नीचे री लगता है, इसका ऐसे लगता है, इसका ऐसे लगता है। इसकी मात्रा ये लगती है। ठीक है दोस्तों, इसकी मात्रा ये लगती है, इसकी मात्रा ये लगती है। इसकी क्या लगती है? अगर इसकी मात्रा भी लगती है तो हमारे पास 11 की 11 ही मात्रा हो जाएगी। 11 स्वर 11 ही मात्रा। लेकिन अगर ये इसकी मात्रा नहीं है तो 10 ही मात्रा होगी। और इसकी मात्रा नहीं होती दोस्तों। इसकी क्या नहीं होती? मात्रा नहीं होती। ये क्या होता है? ये वर्ण के साथ वहन होता है। यानी कि ये वर्ण, कौन सा वर्ण? वर्ण का मतलब है व्यंजन भी होता है और स्वतंत्र भी होता है। ये खुद भी आ जाता है, स्वतंत्र भी वहन हो जाता है खुद भी। जैसे कि मैं लिखूं आचार्य लिखता हूँ, अर्चना लिखता हूँ। आचार्य में तो आ गया अर्चना। अब अर्चना में लिखा तो अस्वतंत्र रूप से क्या हो चुका है? वहन हो चुका है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैंने कमल लिखा, ठीक है दोस्तों, तो कमल में आपको दिख रहा है क्या? मात्रा दिख रही है कहीं पर? मैंने अगर इसी को कमाल लिख दिया तो आपको आ का तो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, ए का दिख रहा है। इसमें देखो क प्लस ए है कि नहीं है? इसमें ल प्लस ए है कि नहीं है? है ना ए। लेकिन उसका चिन्ह दिख रहा है। देखो माँ के अंदर, माँ में बराबर मैं प्लस आ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अलग ही इसका चिन्ह दिखाई दे रहा है। जो मैंने एक डंडा बताया था वो एक डंडा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा ना? तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका चिन्ह नहीं होता, ये उन्हीं वर्णों के साथ में वहन हो जाता है, उनके साथ में मिल जाता है। या फिर वो क्या होता है? स्वतंत्र अलग से दिखता है। समझ में आया? यानी कि ए की मात्रा नहीं होती। इसलिए हमारे पास क्या होता है? मात्राओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मात्राओं की संख्या हमारे पास होती है कितनी? 10। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है, बहुत ही ईजी में ऊपर से उठा लेगा कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर 11 नहीं होनी चाहिए। माइंड में आए कि सर अगर स्वर 11 होते हैं तो मात्रा भी 11 ही होगी। नहीं, उनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों? 10 होगी। मैं दूसरे तथ्य पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे, अन्य पे बात कर रहे हैं, अन्य विशेष हैं। यानी कि अपने स्वरों के बारे में पढ़ा है लेकिन मात्रा के बारे में नहीं पढ़ा था, मैंने छोड़ रखा था। सोचा अलग से चर्चा करेंगे इस पर। मैंने आपसे चर्चा करके बताइए पूरी एक एक मात्रा। अगर आप काउंट भी करोगे तो ए को छोड़ के बाकी सबकी मात्रा बताइए। तो यानी कि 10 है तो 11 है तो ए को निकाल दिया, 10 बच गई। अब मैं चर्चा करता हूँ अयोग वहा पे। अयोग वहा है, अपन ने चर्चा कर चुके हैं। इस अयोग वहा में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कितने होते हैं? तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें 2 होते हैं। पहला होगा विसर्ग, जिसका चिन्ह शिरोरेखा के नीचे होंगे। दूसरा होगा अनुस्वार। कौन सा होगा दूसरा? अनुस्वार होगा, जिसका शिरोरेखा के ऊपर होगा। यह भी हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि एक इसी का मिलता जुलता चिन्ह है जो ऐसे करके ऊपर लगा दिया जाता है, चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है वो? चंद्र बिंदु होता है, जो इसी का तत्सम रूप है। इसी का क्या है? तत्सम रूप है। आप देखिए दोस्तों, आपने कभी भी संस्कृत मूल भाषा में ये शब्द नहीं देखा होगा। संस्कृत में देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत मूल भाषा है, उसमें इसका मूल भाषा से लिया हुआ ही नहीं है ये वर्ण। किससे नहीं लिया हुआ? मूल भाषा जो है हमारी, उससे ये वर्ण नहीं लिया हुआ। इसलिए संस्कृत मूल भाषा हमारी, और उसमें इसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि यह उसका क्या है? अनुसार उसका तत्सम शब्द है। आगे देखिए, और विसर्ग की चर्चा करूँ मैं। विसर्ग है जो हमारे कोई भी शब्द होता है उसमें है का जो उच्चारण निकलता है लास्ट में, वो है क्या होता है दोस्तों? वो क्या होता है दोस्तों? वो हमारे पास क्या होता है होता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अयोग वहाँ पे हमने दूसरा टॉपिक पे चर्चा कर लिया है। इसके बाद में हम करेंगे तीसरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा हमारे पास ताड़न जात।
या इसके पहले मैं इसमें अयोगवा में ही ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक चंद्र बिंदु आ गया, उससे रिलेटेड हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं विकसित स्वर, विकसित स्वर, या कह सकते हैं विदेशी स्वर। ठीक है दोस्तों, यह कह सकते हैं मेहमान स्वर, या कह सकते हैं उसे विदेशी मेहमान और आगत। अब देखो इतने नाम क्यों है? विकसित तो इसलिए क्योंकि ये हमारे इसमें था ही नहीं, विकास हुआ है इसका तो बाहर से, इसलिए विकसित कहलाया। विदेशी इसलिए क्योंकि ये बाहर से, बाहर का मतलब भारत के बाहर से है, बाहर से बाहर का मतलब है यानी कि अपने भारत के अंदर इसका विकास नहीं हुआ। दूसरी बात है कि मेहमान क्यों कहा? क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा? आगत, आया हुआ, विदेश से आया हुआ, और आए हुए को हमारी भारत की एक ही परंपरा है कि वो मेहमान होता है, अतिथि देवो भव, सुना होगा आपने, अतिथि देवो भव है, यानी कि जो भी अतिथि होता है वो भगवान का रूप होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मेहमान कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? हमारे मेहमान स्वर आया है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं इसकी जो अपने विकसित स्वर है उसकी चर्चा कर रहा था, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या होता है, अनुस्वार से रिलेटेड ही होता है। कैसे होता है देखिए, मैं इसको ऊपर समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन ऊपर कर रहा हूँ। हमारे पास जो एक तो थी अनुस्वार, एक होता है अर्ध चंद्र बिंदु, एक होता है चंद्र बिंदु के ऊपर बिंदी, या मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये तो है क्या? अनुस्वार। क्या है दोस्तों? अनुस्वार है। ये क्या है? अर्ध चंद्र बिंदु। और ये क्या है? चंद्र बिंदु। समझ में आ गया दोस्तों? यानी मेरे पास कौन कौन से वो आ चुके हैं? एक तो चंद्र बिंदु आ चुका है दोस्तों, एक स्वर आ चुका है, और एक क्या आ चुका है दोस्तों? एक आ चुका है अनुस्वार। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि पहले हमारी जो मूल भाषा संस्कृत थी उसके अंदर अनुस्वार था। फिर उसमें क्या हुआ कि इसके बाद में एक विदेशी, जो मैंने विकसित बताया स्वर, विदेशी स्वर बताया, आया हुआ बताया, आए हुए को मेहमान कहते हैं इसलिए मेहमान स्वर बताया, वो क्या था? अर्ध चंद्र बिंदु के रूप में आया, यानी कि उसके ऊपर क्या नहीं था? चंद्रमा नहीं था, इसलिए चंद्रमा ही था, ओनली बिंदु नहीं था, इसलिए आधा कहा। चंद्रमा तो है, बिंदु नहीं है उसके ऊपर, इसलिए कहा। और यही क्या है? हमारा विदेशी स्वर। और इसका चिन्ह आपने देखा होगा, ये होता है, यानी कि जैसे डॉक्टर लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं, कॉलोनी लिखते हैं, ये सारे के सारे क्या है? विदेशी स्वर से बने हुए शब्द। ठीक है। और ये चंद्र बिंदु क्या हुआ? ये हमारे मूल भाषा हिंदी जो है, हिंदी मूल भाषा संस्कृत होती है लेकिन हिंदी की मूल भाषा भी है, उसका विकसित स्वर है ये। क्यों? क्योंकि ये ओनली हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग होता है, हिंदी व संस्कृत दोनों में प्रयोग लिया जाता है, संस्कृत दोनों में प्रयोग लिया जाता है। ये केवल और केवल हिंदी में ही प्रयोग लिया जाता है, कभी भी आपको मूल भाषा संस्कृत में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो कैसा लगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं कल। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।